गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मित्रों। स्वागत है आप सभी का आज की इस बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हमारी जो बातचीत हो रही है वो चर्चा आज होगी फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज पर। हम लोगों ने अभी तक चार्ज क्या है इस पर बातचीत कर ली है, मॉर्गेज पर चर्चा कर ली है, हाइपोथेकेशन पर चर्चा कर ली है, असाइनमेंट एप्रोप्रिएशन पर हमारी बातचीत हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट होता है तो वो फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। किन प्रॉपर्टीज पर, कौन से फाइनेंशियल असेट्स पर जब चार्ज क्रिएट होता है तो फिक्स्ड होगा, किन पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा और इसका इंपैक्ट क्या होता है माफी चाहूंगा। इस पर आज हमारी चर्चा होगी कि फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज का क्या इंपैक्ट होता है और किस पर ये क्रिएट होंगे। मॉड्यूल बी पर हमारी चर्चा चल रही है और मोड ऑफ चार्जेस से रिलेटेड है। चार्ज से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है इस पर भी हमारी बातचीत आगे चल के होगी। जो आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87 तक मिलता है। प्रोसीजर क्या होगा वो अगली मुलाकात में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। इसको यहां से पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको पीपीटी के माध्यम से सारी बात समझाता चलूंगा। नोट्स आप पढ़ लीजिएगा उसमें। देखिए होता क्या है, पहले समझते हैं कि चार्ज क्या है। वैसे चार्ज क्या है इस पर कई बार हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए देखिए, चार्ज का मतलब होता है एक प्रकार का इंटरेस्ट या राइट या इंटरेस्ट या लियन जो क्रिएट करता है कौन, बोरोवर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। क्लियर है? देखिए जब भी कोई बोरोवर ऋण लेता है बैंक से या क्रेडिटर से तो उसके ऋण के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए अपने फाइनेंशियल असेट पर या बोलचाल की भाषा में अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में एक राइट क्रिएट करता है, एक इंटरेस्ट, एक लियन क्रिएट करता है। तो उस फाइनेंशियल असेट पर बोरोवर क्रिएट करता है क्रेडिटर के फेवर में। इस इंटरेस्ट या राइट को ही हम चार्ज कहते हैं। जैसे अगर मैंने कोई ऋण लिया और उस ऋण के लिए मैंने अपना मकान गिरवी रखा है बैंक के पास, तो उस मकान पर जो कि जिसका ओनर मैं हूं, उस फाइनेंशियल असेट पर बैंक के फेवर में एक चार्ज में क्रिएट करूंगा। चार्ज का मतलब एक राइट इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा। इस राइट का मतलब ये होगा कि बैंक यदि मैं आपको ऋण ना दे पाया तो आपके पास मैंने ये अधिकार आपके फेवर में क्रिएट कर दिया, ये राइट आपके फेवर में क्रिएट कर दिया है कि आप इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले सकते हैं, इसको अपने पास रख सकते हैं या इसे बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। ये सब इसलिए किया गया ताकि लोन के रीपेमेंट की जो है सिक्योरिटी दी जा सके। अब अगर ये इंटरेस्ट यानी अगर ये चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है तो इसे हम मॉर्गेज कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है, अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर बोरोवर बैंक के फेवर में क्रिएट करता है तो उसे या तो प्लेज या तो हाइपोथेकेशन कहते हैं। इन दोनों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब ये जो चार्ज क्रिएट होते हैं इनका दो नेचर होता है, या तो ये फिक्स्ड नेचर के होंगे जिनको हम फिक्स्ड चार्ज कहते हैं, जिस पर आज हमारी बात होगी, या तो ये फिक्स्ड नेचर के होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड चार्ज कहते हैं, या तो ये फ्लोटिंग चार्ज होंगे जो आपके करंट असेट पर क्रिएट होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है देखिए, इसको यहां से समझते हैं। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज क्या है ये बात समझ में आ गई। अब ये चार्ज दो नेचर के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज में आप लोगों ने देखा कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी पर होगा तो या तो हाइपोथेकेशन या तो प्लेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर बोरोवर बैंक के फेवर में क्रिएट करेगा तो वो कहलाएगा मॉर्गेज। अब देखिए फिक्स्ड क्या होता है, किस पर लगता है फिक्स्ड चार्ज और किन प्रॉपर्टीज पर लगता है फ्लोटिंग, और इसका क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है यह भी हमें समझना है। एक एक करके ध्यान से देखिए। देखिए फिक्स्ड चार्ज जो लगता है वो लगता है फिक्स्ड असेट पर। किस पर लगता है, ये लगेगा फिक्स्ड असेट्स पर। जबकि जो फ्लोटिंग चार्ज है वो लगता है आपके करंट असेट्स पर। करंट असेट्स या जो फ्लोटिंग असेट्स होते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई लोन लिया है अपने किसी बिल्डिंग पर, अपनी किसी बिल्डिंग पर लोन लिया, या अपनी किसी मशीनरी पर लोन लिया, या किसी लैंड पर लोन लिया। अगर मैं अपने बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सारे फिक्स एसेट कहलाते हैं। अगर मैं इन पर कोई ऋण लेता हूं तो इन पर जो चार्ज लगेगा वो फिक्स चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज का मतलब होता है
कि ये किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर लगते हैं। क्या भैया? स्पेसिफिक, ये किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर लगाए जाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब पर। तो अगर मैंने किसी फिक्स असेट पर कोई लोन ले रखा है, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर कोई लोन ले रखा है, तो यहां पर जो चार्ज लगेगा वो फिक्स चार्ज लगेगा। क्लियर होगी इतनी बात? क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसलिए इस पर मॉर्गेज लगेगा, और मॉर्गेज जो लगेगा वो किस नेचर का होगा? वो फिक्स चार्ज के नेचर का होगा। फिक्स चार्ज अगर इस पर लगा हुआ है तो बोरोवर इसे सेल नहीं कर सकता है। क्लियर? इसे बेचा नहीं जा सकता है। इसे उस लोन अवधि के दौरान ना तो बेचा जा सकता है, ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टीज पर फिक्स चार्ज लगता है जिनकी एक फिक्स वैल्यू है, जो एक फिक्स एसेट है, यानी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जबकि जो फ्लोटिंग चार्ज लगते हैं वो करंट असेट्स पर लगते हैं। जैसे मैंने स्टॉक पर कोई लोन लिया है, जैसे मैंने रिसीवेबल्स पर कोई लोन ले रखा है, जैसे मैंने रॉ मटेरियल पर कोई लोन ले रखा है। क्लियर है? तो इन पर जो चार्ज लगेंगे वो क्या लगेंगे? फ्लोटिंग चार्ज लगते हैं। क्लियर है? जैसे फ्लोटिंग चार्ज उन प्रॉपर्टीज पर भी लगाया जाता है जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। जैसे अगर मैंने स्टॉक पर लिया तो मेरे जितने भी प्रकार के स्टॉक है मैंने उस पर एक लोन ले लिया। आपको पता होगा कि रिसीवेबल्स पर भी लोन लिया जा सकता है। जैसे मैंने कोई सामान बेचा, उसका इनवॉइस मेरे पास है जिस पर मुझे 2 महीने बाद इतना फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, तो मैं उसको बैंक के पास दिखाकर उस पर भी मैं लोन ले सकता हूं। तो रिसीवेबल पर, स्टॉक पर, या रॉ मटेरियल पर, या अपने फिनिश्ड गुड्स पर अगर आपने कोई ऋण लिया है तो इन पर फ्लोटिंग चार्ज लगेगा। फ्लोटिंग चार्ज जो आपके करंट असेट्स पर या फ्लोटिंग असेट्स पर लगते हैं। इस पर क्या होता है या क्यों इन पर लगते हैं? क्योंकि इनको अगर आप देखेंगे, जैसे स्टॉक है और मैंने स्टॉक पर लोन लिया, तो मैं स्टॉक को बेचकर ही आपका लोन रीपे कर पाऊंगा। क्लियर है? यानी ये ऐसे एसेट्स पर लगते हैं जिनका पोजीशन बेसिकली रहना होता है बोरोवर के पास ही, या जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जिनका ट्रांजैक्शन किया जाना जरूरी है, जिनको ट्रांसफर किया जाना जरूरी है, जिनको बेचा जाना जरूरी है, क्योंकि बिना बेचे तो मैं आपका लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा ना। तो इन पर जो चार्ज लगेगा वो फ्लोटिंग नेचर का होगा। क्लियर है? फ्लोटिंग नेचर का जो चार्ज होता है या फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी पर लगता है जो स्पेसिफिक नहीं होती हैं, जिनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान आपको, या जिनके स्टॉक में चेंज आएगा। अब जैसे आपका स्टॉक आज कुछ और है, या आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक मान लेते हैं आज 10 लाख रुपए का, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है। जैसे जैसे आप उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, यानी उससे जो वस्तु बनेगी, तो आपका जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो कम होता चला जाएगा ना। और फिर जब ये रॉ मटेरियल का स्टॉक खत्म हो जाएगा, वस्तु बना चुके होंगे, फिर अगली वस्तु बनाने के लिए फिर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर आपका स्टॉक बन जाएगा। तो इसके स्टॉक में चेंज आता रहता है, वहां पर हम क्या लगाएंगे? फ्लोटिंग चार्ज लगाएंगे। तो जो फिक्स चार्ज होता है ये आपके फिक्स प्रॉपर्टी पर या किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है, जबकि फ्लोटिंग चार्ज आपके करंट एसेट्स पर लगता है जिनकी हैंडलिंग बोरोवर के पास ही रहती है, जिसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन किया जाना जरूरी है, ट्रांसफर किया जाना जरूरी है, सेल करना जरूरी है, जिनके स्टॉक्स में चेंज आता रहता है। ये कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल असेट नहीं होता है, वहां पर फ्लोटिंग चार्जेस लगते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? तो फिक्स चार्जेस क्या होते हैं, या किन पर फिक्स नेचर का चार्ज लगेगा, किस पर फ्लोटिंग नेचर का चार्ज होगा, ये बात समझ में आ गई। इसको यहां से पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़िए। फिक्स चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। इसे हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर लगता है। इट एक्सटेंड्स ओवर अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी। ये आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज पर लगते हैं। In other words, when a particular or a specific property of the company is given as a security for loan, then a fixed charge is said to be created over the property. सामान्य शब्दों में जब कोई कंपनी अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है, कोई फिक्स प्रॉपर्टी देता है लोन की सिक्योरिटी के रूप में, तो वहां पर फिक्स चार्ज लगाया जाता है। क्लियर है? It may be noted that charges specified in section 77 of the Companies Act 2013 created on conformity with the provision of the said act over a specific property gives right to the creditor so secured to sell the said property through a court of law, tribunal, DRT or under the provision of SURFACI Act and claim and appropriate the proceed towards the ड्यूज पेबल टू द कंपनी। अब यहां पर समझिए पूरी लाइन क्या कह रहा है। तो फिक्स चार्ज किस पर लगेगा, ये बात समझ में आ गई। फिक्स चार्ज आपके फिक्स एसेट पर लगता है जिसको आप बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते। बैंक के पास ये अधिकार होता है कि जब भी आप अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे या बैंक को ऋण नहीं मिल पा रहा है, तो वो इस फिक्स चार्ज, जिन फिक्स प्रॉपर्टीज पर, जिन फिक्स्ड फाइनेंशियल असेट्स पर लगा है, इसको वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के माध्यम से बेच सकते हैं। जबकि सरफेसी एक्ट आने के बाद आपको ये अधिकार मिल गया है कि आप इसको बिना कोर्ट गए इसका इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। फ्लोटिंग चार्ज के लिए ध्यान से एक बात को समझिएगा। फ्लोटिंग चार्ज बेसिकली इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बेचा जाना जरूरी, इनका ट्रांसफर होना जरूरी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान आप इसको बेच सकते हैं।
अब जब कभी भी ऋण नहीं रीपे हो पाता है ऐसे फाइनेंशियल एसेट का जिन पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ है, तो उसको पहले फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट किया जाता है, या उसको हम क्रिस्टलाइजेशन करना कहते हैं, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज में अंतर क्या, और फिक्स चार्ज कब लगेगा, इन सारी प्रॉपर्टीज पर जो फिक्स्ड है, और अगर लोन रीपे नहीं हो पाए तो बैंक के पास ये अधिकार होता है, चूंकि ये फिक्स्ड है इसलिए इनको बैंक बेच सकता है। हाँ, एक बात याद रखना है, मैंने आपको शायद पीछे बताया कि जिन पर फिक्स्ड चार्ज लगा हुआ है वो उस ऋण की अवधि के दौरान ना तो बेचे जा सकते हैं, ना तो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लीज वीज पर भी नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर बैंक का कंसेंट ऐसा है, क्रेडिटर का कंसेंट है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। फिक्स चार्ज समझ में आ गया। अब आते हैं फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। फ्लोटिंग चार्ज है द लियन विच इज नॉट पर्टिकुलर टू एनी असेट ऑफ द कंपनी इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज। एक लियन या एक ऐसा राइट जो किसी पर्टिकुलर असेट पर या किसी स्पेसिफिक असेट पर नहीं लगा है, वो फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है। द चार्ज इज डायनेमिक इन नेचर इन विच द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ असेट चेंजेस पीरियोडिकली। ये चार्ज डायनेमिक होता है नेचर में, क्योंकि इसकी क्वांटिटी और वैल्यू असेट की क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैंने अभी आपको यहां पर समझाया कि आपने रॉ मटेरियल या अपने स्टॉक पर लोन लिया तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसका स्टॉक चेंज होता रहता है ना। आपने आपके पास एक फाइनल गुड्स है, आपने उसको बेचा, फिर फाइनल गुड्स बने, फिर आपके उसमें स्टॉक में आए, तो इनका स्टॉक क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए इन पर क्या लगेगा, फ्लोटिंग चार्ज लगेगा। इट इज यूज्ड एज मैकेनिज्म टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन। इसको लोन की रीपेमेंट के लिए यूज करते हैं। इट कवर्स द असेट लाइक, इसमें कौन कौन से असेट कवर होते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, डिवेंचर हो गया, व्हीकल्स हो गया, है ना, क्या है, स्टॉक, डिवेंचर, व्हीकल नॉट कवर अंडर द फिक्स चार्ज एंड सो ऑन। अब व्हीकल्स हो गया, इस पे फिक्स चार्ज के अंतर्गत नहीं होता है, बल्कि ये फ्लोटिंग चार्ज के अंतर्गत होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द कंपनी यानी बोरोवर हैज द राइट टू सेल, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द असेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप इसको बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इसी को बेच के या ट्रांसफर करके ही आप इनकम अर्न करोगे, तब आप इसका लोन रीपे करोगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज पर जो स्पेसिफिक नहीं होती हैं, जिनकी हैंडलिंग बोरोवर के पास रहती है, जिसको बेचकर ही वो आपको ऋण रीपे कर पाएगा, वहां फिक्स चार्ज नहीं लगा सकते, वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्लोटिंग लगाना पड़ेगा। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो फ्लोटिंग चार्ज होता है इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, पहले इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज में बैंक के पास ये अधिकार होता है कि लोन ना रीपे होने पाने की कंडीशन में इसको वो बेच सकता है, कोर्ट से ऑर्डर लेकर, किसी ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेकर, और सरफेसी एक्ट में तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लोटिंग चार्ज किसी फाइनेंशियल एसेट पर क्रिएट हुआ है और लोन रीपे नहीं हो पा रहा है, तो बैंक क्या करेगा, तो बैंक क्या करता है भैया, इस फ्लोटिंग, ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बैंक क्या करता है ऐसे केस में जब लोन रीपे नहीं हो पा रहा है और बैंक को अब आपका सामान लेके मार्केट में बेच के अपने लोन की रिकवरी करनी है, तो बैंक इस पहले फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट करता है। फिक्स्ड में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसकी एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। क्लियर है, ये जो फ्लोटिंग चार्ज था इसकी एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है और ये फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता है फिक्स्ड में। फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट करने का मतलब ही होता है क्रिस्टलाइजेशन करना। तो अगर कभी पूछा जाए क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है या चार्ज को क्रिस्टलाइज करना क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्लोटिंग को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। और जब ये फ्लोटिंग फिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी चार्ज क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फ्लोटिंग चार्ज का क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो वो एकदम फिक्स्ड के नेचर का हो जाता है, यानी अब आप इसे बेच नहीं सकते। जबकि फ्लोटिंग चार्ज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान बेचा जा सकता था, अब इसको आप बेच नहीं सकते हो, इसका कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, इसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप बेच नहीं सकते हो। अब ये बैंक के अधिकार में आ जाएगा, इसकी एक निश्चित वैल्यू फिक्स कर दी गई, यानी फ्लोटिंग को क्या कर दिया गया, फिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया गया। क्रिस्टलाइजेशन कौन कौन से केस में होता है, अगर कंपनी वाइंड अप होने वाली है तो उसके फ्लोटिंग चार्ज जिन जिन फाइनेंशियल एसेट्स पर क्रिएट थे वो फिक्स्ड में, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। या अगर कंपनी अपना फ्यूचर में बिजनेस सीज करने वाली है, क्लियर है, तो फिर उसका फ्लोटिंग में जो है फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स्ड में, यानी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। या अगर कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया या कंपनी डिफॉल्ट कर गई है पेमेंट करने में, तो बैंक क्या करेगा, अपने डेट को रिकवर करने के लिए उसके फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। और क्रिस्टलाइजेशन होते ही उसका नेचर बिल्कुल फिक्स्ड की तरह हो जाएगा। इसका मतलब उसकी एक वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी, आप उसे सेल नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लीज वगैरह पर नहीं दे सकते हो। अब ये बैंक के अधिकार में आ जाता है। क्लियर है, इन कंडीशंस में कन्वर्ट किया जाएगा। और होता क्या है, द कन्वर्जन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज into fixed charge is known as crystallization. As a result of it, the security is no more floating security, it occurs when. तो जब आप अपने फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है कि अभी फ्लोटिंग चार्ज नहीं रह गया, अब ये फिक्स्ड ही माना जाएगा, इसकी एक वैल्यू फिक्स हो गई है और अब आप इसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान बेच नहीं सकते, इस पर बैंक का अधिकार हो जाता है।
तो आज हमने देखा कि फिक्स्ड चार्ज किस नेचर का होता है, कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स पर लगता है, फ्लोटिंग चार्ज किस नेचर का होता है, कौन से फाइनेंशियल एसेट्स पर लगता है, क्रिस्टलाइजेशन फ्लोटिंग चार्ज का क्या होता है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, आगे हम अभी इस पर और भी चर्चा करने वाले हैं। अगली मुलाकात में आपसे और भी मुलाकात में बातचीत होगी। मैं आपसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत कर रहा हूं। अगर आप इस क्लास को लगातार देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आराम से आप कर पाएंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल पेपर्स बन रहे हैं। क्लियर है आपके लिए? अभी जो है अब समय तो अभी खैर धीरे धीरे नजदीक आता चला जा रहा है आपके एग्जामिनेशन का। 30 नवंबर से आपका पेपर शुरू है, तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आपके पास लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है। 5 पेपर आपको देने हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप हमारे महापैक्स में आ सकते हैं। ठीक है, एक गाइडेंस में ही प्रिपरेशन करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन करिए, हमारी गाइडेंस में प्रिपरेशन करिए, लेकिन आप गाइडेंस में प्रिपरेशन करिए ताकि आप सही कंटेंट पढ़ें, बेवजह के कंटेंट आप ना पढ़ें और आपका समय बचे। फालतू समय आप फालतू चीजों को पढ़ने में ना खराब करें। इसलिए जरूरी है कि आप गाइडेंस में तैयारी करें। अगर आप महापैक में आते हैं तो महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिला, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक में देखिए खास बात क्या है, चारों ही कंपलसरी पेपर की सारी क्लासेस आपको मिलती है, सारे रनिंग बैचेस का एक्सेस मिलता है, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलता है। इसमें लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, सारे कंपलसरी पेपर इसमें कवर होते हैं। साथ साथ महापैक में इलेक्टिव पेपर्स भी कवर किए जाते हैं। इसमें इलेक्टिव पेपर्स भी आपको मिलेंगे, इलेक्टिव पेपर्स भी आपको मिलेंगे, वो आपको अलग से इसमें परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्टिव पेपर्स का एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिलता है। क्लियर है? अगर हम इंडिविजुअल बैच की बात करें तो सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच जो है आपके लिए बिल्कुल नया बैच है। नवंबर दिसंबर को टारगेट करता हुआ बैच लॉन्च हो चुका है। ये लाइव बैच है, सारे कंपलसरी पेपर इसमें कवर हो रहे हैं, इलेक्टिव पेपर इसमें कवर नहीं हो रहा है। इसके लिए इलेक्टिव पेपर आपको अलग से लेना पड़ेगा। उसकी बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन इसमें अलग लेना पड़ेगा। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैच भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इलेक्टिव पेपर भी उसमें मिल जाएगा। इसलिए महापैक आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। आप कोई भी महापैक ले सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ। अगर मैं सीआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इन तीनों में जो आपके लिए सबसे बेहतरीन महापैक होता है वो 1 ईयर महापैक होता है। तो आप 1 ईयर महापैक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इनके अलावा आप अगर एक ही सब्जेक्ट आपका कोई रुका है कंपलसरी पेपर में तो सिंगल सब्जेक्ट भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। चारों कंपलसरी पेपर सिंगल सब्जेक्ट भी उपलब्ध हैं और 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं इलेक्टिव पेपर के। हम 4 आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग क्लासेस आपको मिलेंगे। अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको ये क्लासेस उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं। फाउंडेशन बैच में आपका जो भी इलेक्टिव पेपर है वो आपको अलग से लेना होगा। बहुत ज्यादा फीस नहीं, लेकिन वो आप अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए। ये ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। मैं आपके लिए 2 सब्जेक्ट डील करता हूं, एक तो आपका 4th कंपलसरी पेपर बीआरबीएल, इस पर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो भी ये ग्रुप आपके लिए बेहतर है। और आपका इलेक्टिव पेपर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मेरी उस पर भी आपसे बातचीत होती है। ये सब्जेक्ट भी मैं डील करता हूं। इन दोनों विषयों पर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी ग्रुप ज्वाइन करने का, आप सिंपली सर्च करें टेलीग्राम पर आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। कल आपसे वापस मुलाकात होगी 7:30 PM पर एक नए टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। ये क्लास अपने बाकी बैंकर्स को भी आप जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये सभी के लिए फ्री है और कॉन्सेप्ट में पूरा आपके साथ पढ़ा रहा हूँ। सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, इसलिए आप इस चैनल पे लगातार बने रहें। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी क्लास रोज होती है, सारे सब्जेक्ट पर होती है, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेंगी, कोई क्लास आपसे मिस नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल की मुलाकात में अगले मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।